विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार वो 4 ऐसे कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से अखिलेश यादव हार गए और इतनी सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के बाद भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, उसको जानने की समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन से फैक्टर काम कर गए, कौन से मुद्दे काम कर गए, उन पर लगातार हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, और तमाम हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। रतीश का रुख करूंगी मैं, क्योंकि रतीश देखिए बुंदेलखंड की लगातार हम बात कर रहे हैं और उसी से सटा अगर कानपुर पर नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया दोनों ही जगहों पर। हालांकि बुंदेलखंड की तस्वीर देखें तो क्लीन स्वीप 2017 में था, लेकिन फिर भी 16 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी लेकर गई है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह और बड़ा फैक्टर आप क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड के जो मुद्दे थे वो पलायन और बेरोजगारी था, और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को बदला और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर घर जल पहुंचा दिया। इसके साथ ही किसानों का ध्यान रखते हुए किसानों की सम्मान निधि के साथ साथ उनको आम लोग जो थे उनके घर राशन पहुंचाया गया। लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर मंडल में 27 सीटें आती है और इस बार 27 में 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। पिछली बार 2017 की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 22 था, जो 2 कम हुआ है। लेकिन फिर भी जिस तरह की बातें की जा रही थी उसमें ये कहा जा सकता है कि ये राहत देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 22 सीटों से 20 सीट पर ही बीजेपी आई, यानी 2 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दे काफी ज्यादा हावी थे। राष्ट्रवाद की कोई बात करता था, कोई विकास की बात करता था, महंगाई बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जितना हम फील्ड में रहे, जितना हमने जमीनी हकीकत को समझा, भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को और जनता को ये समझाने में कामयाब रही कि महंगाई और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है और विकास है। शायद इसीलिए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर लोग बढ़ करके आगे आए और उन्होंने वोट दिया। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कानपुर की बात की जाए तो 10 विधानसभा सीटों में पिछली बार भी यानी 2017 में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही थी और इस बार भी 7 सीटें बरकरार रखी गई हैं। हालांकि कांग्रेस जो 1 सीट 2017 में पाई थी कानपुर कैंट की, वो उसके हाथ से सरक गई और समाजवादी पार्टी जो पिछली बार 2 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी कानपुर नगर में, वो 3 हो गया है। यानी समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीती है और भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें जीती है। कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अगर आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में 4 की 4 सीटें जीत गई, फतेहपुर में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, मतलब गठबंधन जीता है, 2 बीजेपी जीती और 1 अपना दल, और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। उन्नाव की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई हैं। ऐसे ही कन्नौज की अगर बात की जाए तो कन्नौज में 3 की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई हैं। तो ये बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर सीट्स खोई हैं और कहीं पर सीट्स पा भी ली है। चलिए ठीक है, अगर बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि लखनऊ की जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी, क्योंकि सबसे आखिर में नाम सामने आए थे और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, तमाम पार्टियों ने सबसे आखिर में लिस्ट जारी की थी। तो ये माना जा रहा था कि बहुत सोच समझकर सूची जारी की गई है। लेकिन अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के भी कई सारे बड़े नाम थे, कोई भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी का वहां से हारा नहीं है, जबकि बाकी अगर देखें तो कई जगहों से मंत्री तक की हार हुई है। तो लखनऊ में कौन सी स्ट्रैटेजी काम की? नीतीश से है सवाल मेरा। शैलेश से सवाल है जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ की 9 सीटों को जिस समय चुनाव परिणाम आ रहे थे तो अंत समय तक आप देखिए 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, जबकि 2017 में 1 सीट जीती थी। हालांकि जो 2017 में सीट जीती थी उसे खोना भी पड़ा और वहां पर स्ट्रैटेजी कह सकते हैं काम नहीं की, यानी मोहनलालगंज की सीट। अब अगर आप मोहनलालगंज की सीट को देखते हैं तो वहां पर भी हमने देखा बहुत देर तक कांटे की टक्कर रही। चुनाव परिणाम आए, जो सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज हैं वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अंत समय पर पासा पूरी तरह से पलट गया और भारतीय जनता पार्टी को वो सीट मिल गई। दूसरी अगर सीट देखते हैं तो लखनऊ की उत्तर सीट है, वहां पर सपा और भाजपा के बीच में इतनी कड़ी टक्कर दिखी कि जब हम दोपहर तक के आंकड़ों को देखते हैं तो समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला, वो लगातार भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा से लगभग 17,000 18,000 का गैप बना के आगे चलती रही और ये माना जा रहा था शाम तक
कि लगभग समाजवादी पार्टी के पाले में सीट आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब अंत के ईवीएम्स की जब काउंटिंग चल रही थी तो एकदम से पासा पलटता है और वो सीट भी सपा के हाथ से निकल जाती है। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो 2 सीटें तो ऐसी नहीं जहां पर समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी काम करती दिखी, लेकिन अंत समय पर चीजें बदल गई और उनके हाथ से वो सीटें निकल गई। 2 सीटें जरूर यहाँ पर बरकरार रखी। दूसरा, जब हम बात करते हैं पूरे अवध की, तो अवध क्षेत्र में जब हम पूरी बात करते हैं तो यहाँ पर 2017 के मुकाबले सीटें बढ़ी हैं, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जो हालात पूर्वांचल और बुंदेलखंड में देखने के लिए मिले समाजवादी पार्टी के, उससे बेहतर है अवध क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ सीटें भी बढ़ी। अगर हम पूरे वोट शेयर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वोट शेयर जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जब हमने इससे पहले 2017 की बात की थी वोट शेयर की, तो 29% वोट शेयर था, लेकिन उसमें 22% था समाजवादी पार्टी का, 7% कांग्रेस का, क्योंकि गठबंधन से लोग आए थे। तो अगर 2017 से अकेले हम समाजवादी पार्टी के वोट शेयर को देखें तो वो बढ़कर 30% से पार हो गया है, 32% आया, यानी 10% वोट शेयर बढ़ा। तो चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो एकला चलो की रणनीति पर जिस तरह से कह सकते हैं लड़ने की बात थी, मुख्य चेहरा जो रहे वो भले तमाम गठबंधन हुए, लेकिन मुख्य चेहरा समाजवादी पार्टी थे अखिलेश यादव ही रहे और जो भी कार्यक्रम थे वही करते थे, सभाओं में भीड़ उमड़ती थी। तो एक उम्मीद जरूर जागी थी कि इस बार, और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि काफी टफ फाइट होगी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो काफी अलग थे। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ गई है। लखनऊ की जो सीटों की बात करें तो काफी कड़ी चुनौती दी है। मध्य सीट की जो हम बात करते हैं, जहां पर वर्तमान में देखें तो ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मंत्री भी है, वो लड़े थे 2017 में और बहुत कम मार्जिन से जीते थे। इस बार उनकी सीट बदल दी गई, उनको कैंट भेजा गया। और मध्य की जो सीट थी जहां पर समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत रही है, वो सीट समाजवादी पार्टी को मिली, वहां से रविदास मेहरोत्रा जीते। और कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह रही कनेक्टिविटी, उनकी जो पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी रही, जो संघर्ष उन्होंने किया। यानी अगर वहां पर इस माहौल में भी समाजवादी सीट निकाल सकती है तो बाकी जगह भी, यानी कहीं ना कहीं जो बाकी प्रत्याशी थे उनका एक तो कुछ जगह पर उतना एक्टिव ना होना। दूसरी एक चीज की बात करें कि कई जगह, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि अंत समय पर सीटों को बदला गया, जब सीटें बदली गई तो कई लोगों में नाराजगी होना भी लाजमी है। जैसे अगर बात करते हैं मोहनलालगंज सीट की ही, तो वहां पर शुरुआत में जो नाराजगी थी देखी थी। अमरीश पुष्कर जो मौजूदा विधायक, उनका टिकट कटता है, सुशीला सरोज को टिकट मिलता है। अमरीश पुष्कर उसके बाद निर्दलीय नामांकन करते, बाद में पार्टी समझाती है तो नामांकन अपना वापस ले लेते। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर अंदर चीजें बिगड़ी हुई थी। इसी तरह से तमाम और सीटें भी हैं जहां पर प्रत्याशी। बिल्कुल शैलेश, देखिए आप जो फैक्टर बता रहे हैं वो तो कारगर हुए ही, साथ ही साथ यूपी प्लस योगी उपयोगी वाला जो फॉर्मूला था प्रधानमंत्री मोदी का, वो भी सटीक साबित हुआ है इस बार के चुनाव में। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की कि कौन सा जादू भारतीय जनता पार्टी का काम आया, क्योंकि एग्जिट पोल में तो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट रहे। और सबसे बड़ी बात, खटीमा की सीट जो थी वहां से मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, लालकुआ की जो सीट थी वहां से हरीश रावत चुनाव हार गए। तो इन तमाम फैक्टर्स पर बात करेंगे और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, आंकड़े दिखा देते हैं गुंजन, क्योंकि 70 विधानसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में और 2017 और 2022 में किस तरीके से किसको कितने आंकड़े मिले वो समझ लेते हैं। देखिए, भाजपा को 57 सीटें 2017 में मिली, लेकिन 2022 में 47 सीटें मिली, यहां पर नुकसान हुआ है 10 सीटों का। कांग्रेस को 11 सीटें 2017 में मिली थी, यहां पर 2022 में 19 सीटें मिली और 8 सीटों का यहां पर कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन कांग्रेस हार चुकी है, ये सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी जो कि तमाम बड़े वादे दावे कर रही थी, उसका खाता तक नहीं खुला। बिल्कुल, अन्य के खाते में पिछली बार गई थी 2 सीटें और इस बार 4 सीटें गई हैं। लेकिन देखिए, कई सारे फैक्टर हैं जो इस बार समझने होंगे। गढ़वाल को अब समझिए 30 सीटें हैं गढ़वाल में और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं 26 सीटें, कांग्रेस के खाते में गई हैं सिर्फ 3 सीटें। आम आदमी पार्टी तो खाता ही नहीं खोल पाई है, तो किसी भी जगह पर अगर देखें तो शून्य ही उन्हें मिला है। अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट गई है। गढ़वाल के समीकरण हमने समझाए और मैदान के समीकरण को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को हमने गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान में बांटा था, उस हिसाब से 20 सीटें मैदान में हैं। यहां 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली हैं 2017 में, जबकि मैदान में 16 सीटें थीं। कांग्रेस की बात करते हैं, देखिए मैदान में जो एग्जिट पोल में भी आंकड़े थे वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे थे और 2022 में अगर आंकड़ा देखें तो कांग्रेस को लोगों ने मैदान में पसंद किया है, 10 सीटें यहां पर मिली है, जबकि 2017 में यहां पर 4 सीटें थी। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है वो मैदान में ही हुआ है जी। और देखिए, अब ये कुमाऊं का भी आंकड़ा पूरा सामने आ चुका है। 17 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट, 1 सीट कम हो गई। 2022 में 14 सीटें इस बार जीती।
कांग्रेस पार्टी ने जरूर यहां पर बढ़त बनाई है। 4 सीटें 17 में जीती थी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इस बार जीती हैं। आम आदमी पार्टी 0-0 और अन्य के खाते में भी 0 इस बार, जबकि पिछली बार कुमाऊं से ही 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। तो 3 क्षेत्रों में हमने उत्तराखंड को बांटा है। कुमाऊं के समीकरण आपने समझे, गढ़वाल में क्या स्थिति इस बार बनी है वो भी समझा, मैदान में भी समझा। लेकिन जया अगर देखें तो मैदान में काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है पिछली बार के मुकाबले। मुख्यमंत्री का हारना और पूर्व मुख्यमंत्री का हारना, ये दोनों ही पार्टियों के लिए मंथन का विषय है। इस पर भी हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे और क्या वो बड़ा फैक्टर समझते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में विजय तिलक को लेकर क्या बड़े फैक्टर हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़वाल, मैदान और कुमाऊं में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं उस पर क्या है पूरा गणित, ये समझेंगे। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, सीधे रवि का ही रुख करते हैं और ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए 2 सीटें, एक तो मुख्यमंत्री की सीट और एक पूर्व मुख्यमंत्री की सीट, दोनों सीट बहुत अहम सीट थी और कहीं ना कहीं जीत का अंदाजा भी लगाया जा रहा था, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे, दोनों का ही चुनाव आना किस तरफ इशारा करता है और क्या इसके मायने निकाले जाए। बिल्कुल, देखिए ये वाकई में, क्योंकि अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। इसके साथ ही हरीश रावत के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और हरीश रावत खुद हार गए। इससे पहले भी अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं वो आज तक जीते नहीं हैं, और या फिर कुछ ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। इस बार ये दोनों सीटें आज गई हैं और जिस नेतृत्व के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, अपना नेतृत्व ही दोनों पार्टियां नहीं बचा पाई। इसमें जरूर दोनों पार्टियां मंथन जरूर करेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 10 सीटों के नुकसान के साथ 47 सीटें अपने खाते में ली। और इसी के साथ देखिए अब ये अगला सवाल भी हो चुका है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा सूबे का। अब इसको लेकर क्या आकलन किया जाता है, इस पर क्या फैक्टर सटीक बिठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसको लेकर हम सभी को इंतजार होगा, सबकी निगाहें भी होंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी।